रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा। मत बैठ थक करके ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट आपका दोस्त मनीष बोचीवाल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता है एक नए सेशन के अंदर। और नए सेशन में जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमारी इस चैप्टर के अंदर रह गई हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। कुछ जानकारियां हैं, कौन कौन सी हैं? प्रवास किसे कहेंगे, या फिर प्रवास क्या है, प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक कौन से हैं, इन सभी के बारे में आज के सेशन में विस्तार पूर्वक जो है वो चर्चा करेंगे। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आज के सेशन में हम सबसे पहले जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानकारी आप जनसंख्या से संबंधित लिख सकते हैं। पहली जानकारी क्या कहती है? जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें कहती है कि पृथ्वी पर लगभग 700 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। यानी कि हम पूरी अगर पृथ्वी की बात करें तो पूरी पृथ्वी के ऊपर हमें कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 700 करोड़ के आसपास जनसंख्या पाई जाती है। और इसे इस आकार तक पहुंचने में कई शताब्दियां लगी। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो वर्तमान जनसंख्या है, या पृथ्वी पर जो कुल जनसंख्या 700 करोड़ के आसपास निवास करती है, इसमें कितना समय लगा? तो इसके अंदर कई शताब्दियां लग गई। कितना करोड़ होने के अंदर? 700 करोड़ होने के अंदर इसमें कई शताब्दियां लगी। आगे हम लिख सकते हैं 1750 के आसपास औद्योगिक क्रांति के समय यहां 55 करोड़ जनसंख्या थी। औद्योगिक क्रांति जो 1750 के आसपास हुई, उस टाइम पे यहाँ पे जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी? लगभग 55 करोड़ के आसपास थी। उसके बाद में है जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में 100 वर्ष लगे। यानी कि जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में कितना समय लगा? लगभग 100 वर्ष। और वो 100 वर्ष कितने थे? 1830 से लेकर के 1930। या हम यूं कह सकते हैं 1 अरब जो जनसंख्या थी वो 1830 के अंदर थी, और 2 अरब जनसंख्या कब हुई? 1930 के अंदर 2 अरब जनसंख्या हो गई। यानी कि 1 अरब से 2 अरब होने के अंदर कितने वर्षों का समय लगा? 100 वर्ष का समय इसके अंदर लगा। आगे हम लिखेंगे कि जनसंख्या को 2 अरब से 3 अरब होने में लगभग 30 वर्ष लगे। और ये 30 वर्ष जो है वो कौन से थे? 1930 से लेकर के 1960। ये जो 30 साल थे, 30 साल के दौरान जनसंख्या 2 अरब से 3 अरब के आसपास हो गई। आगे लिखेंगे जनसंख्या को 3 अरब से
4 अरब होने में 4 अरब होने में लगभग 15 वर्ष लगे। 15 वर्ष लगे। और यह समय कब था? 1935 से लेकर के 1975 तक जो कुल जनसंख्या थी वो 3 अरब से लेकर के 4 अरब हो गई। आगे इसी में लिख सकते हैं जनसंख्या को 4 अरब से 5 अरब होने में लगभग 12 वर्ष लगे। 12 वर्ष लगे। अब हम ये जो कथन लिखे हैं इनसे हम अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान क्या लगाएंगे कि 1 अरब से 2 अरब होने में कितने वर्ष लगे? 100 वर्ष लगे। 1 अरब से 2 अरब होने में 100 वर्ष लगे। 2 अरब से 3 अरब होने के अंदर इसे कितने वर्ष लगे? 30 वर्ष लगे। उसके बाद में 3 अरब से 4 अरब होने में इसे कितने वर्ष लगे? 15 वर्ष लगे। उसके बाद में 4 अरब से 5 अरब होने के अंदर इसे कितने वर्ष लगे? 12 वर्ष लगे। यानी कि जहां पहले के जमाने में या प्रारंभिक समय में मानव को जनसंख्या बढ़ने में 100 वर्ष लगते थे, उतनी ही जनसंख्या बाद में बढ़ने में 30 वर्ष लगे। उसके बाद में उतनी ही जनसंख्या बढ़ी वो 15 वर्ष के अंदर बढ़ी, और उतनी ही जनसंख्या बढ़ी वो 12 वर्ष के दौरान बढ़ी। आगे हम लिखेंगे विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना तक बढ़ी है। विगत 500 वर्षों की अगर बात की जाए तो मानव जनसंख्या 10 गुना तक बढ़ी है। और आगे हम बात करें तो अकेले 20वीं शताब्दी की बात की जाए तो मानव जनसंख्या 4 गुना तक बढ़ी है। आगे का पॉइंट लिखेंगे प्रति वर्ष मानव जनसंख्या में 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, तो ये पॉइंट हमने लिखा है कि प्रति वर्ष मानव जनसंख्या में लगभग 8 करोड़ के आसपास लोग जुड़ जाते हैं। आगे हम लिखेंगे मानव जनसंख्या को प्रारंभिक सालों में 1 करोड़ होने में 10 लाख वर्ष लगे। यानी कि प्रारंभिक मानव की अगर बात की जाए तो 1 करोड़ जनसंख्या होने के अंदर उसको कितने साल लग गए? 10 साल लग गए। जबकि अगर यही बात की जाए कि मानव को 5 से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। 5 से 6 अरब होने के अंदर मानव की जनसंख्या को कितने वर्ष लगे? 12 वर्ष लगे। ये थी अपनी जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। अब हम चर्चा करेंगे प्रवास के बारे में। अगली जो चर्चा करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं प्रवास के बारे में।
तो प्रवास के बारे में आप लिख सकते हैं जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन का, जनसंख्या परिवर्तन का जन्म व मृत्यु के अलावा, मृत्यु के अलावा अन्य महत्वपूर्ण घटक, अन्य महत्वपूर्ण घटक घटक है। यानी कि जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है, एक तो जन्म के आधार पर परिवर्तन आता है, एक मृत्यु के आधार पर परिवर्तन आता है, और तीसरा जो फैक्टर काम करता है या तीसरा जो कारक काम करता है वो है प्रवास। प्रवास भी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन कर देता है। तो अब आगे हम प्रवास के बारे में लिखेंगे। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जनसंख्या में परिवर्तन आता है, जहां से लोग जाते हैं उसे उद्गम स्थान तथा जहां पर पहुंचते हैं उसे गंतव्य स्थान कहा जाता है। जैसे के तौर पे अगर समझे, ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है। अब लोग यहां से जा रहे हैं कहां पे, बी पॉइंट पे। अगर यहां से जा रहे हैं तो ये कौन सा स्थान है, उद्गम स्थान है। जहां पे पहुंच रहे हैं ये कौन सा स्थान है, गंतव्य स्थान है। इसको हम ए को उद्गम स्थान बोल सकते हैं, बी को गंतव्य स्थान बोला जा सकता है। आगे हम लिखेंगे उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि अगर लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर प्रवास कर रहे हैं तो ए पॉइंट पे जनसंख्या जो है वो कम हो जाएगी और बी पॉइंट पे जो है वो जनसंख्या बढ़ जाएगी। कहने का मतलब उद्गम स्थान पे जनसंख्या कम हो जाएगी, गंतव्य स्थान पे जनसंख्या जो है वो बढ़ जाएगी। इस प्रकार से प्रवास भी जनसंख्या परिवर्तन के अंदर अपनी अहम रोल प्ले करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अपना योगदान देता है। जन्म और मृत्यु तो देते ही है, जन्म और मृत्यु के अलावा प्रवास भी जो है वो एक महत्वपूर्ण योगदान जनसंख्या परिवर्तन के अंदर देता है। आगे हम प्रवास के बारे में लिख सकते हैं कि प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। प्रवास स्थायी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, मौसमी हो सकता है। और प्रवास जो है वो गांव की ओर हो सकता है, गांव
गांव की ओर, यानी कि रूरल टू रूरल। उसके बाद में गांव से नगर की ओर हो सकता है, गांव से नगर की ओर, रूरल टू अर्बन। उसके बाद में नगर से नगर की ओर हो सकता है, अर्बन टू अर्बन। और नगर से गांव की ओर हो सकता है, अर्बन टू रूरल। ये प्रवास की धाराएं हैं। तो गांव से गांव की ओर प्रवास हो सकता है, गांव से नगर की ओर प्रवास हो सकता है, नगर से नगर की ओर प्रवास हो सकता है, और नगर से गांव की ओर प्रवास हो सकता है। उसके आगे हम लिखेंगे आप्रवास। आप्रवास क्या होता है? आप्रवास, ये हमने कल की क्लास में भी जाना था कि आप्रवास जो है वो क्या होता है। आप्रवास का मतलब प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, प्रवासी, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं। आप्रवास क्या मतलब क्या होता है? प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, आप्रवासी कहलाते हैं। और आगे हम लिख सकते हैं उत्प्रवास। उत्प्रवास, तो इसमें हम लिखेंगे कि उत्प्रवास क्या होता है? प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? उत्प्रवास कहेंगे। आगे हम लिखेंगे कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? दो हैं। पहला है प्रतिकर्ष कारक, दूसरा है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, ये प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक की अगर बात करें तो ऐसे कारक जो अपने को स्थान छुड़वाने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसे कारक जो अपने को स्थान छुड़वाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जैसे हम प्रतिकर्ष कारक की बात करें तो बेरोजगारी है, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, राजनीतिक उपद्रव है, प्रतिकूल जलवायु है, प्राकृतिक विपदाएं हैं, महामारियां हैं, या सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है। ये ऐसे कारक हैं जो हमें उस स्थान को छोड़ने को मजबूर कर सकते हैं। तो जिसमें पहला लिख सकते हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी। उसके बाद में रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की निम्न दशाएं। उसके बाद में तीसरा कारक लिख सकते हैं प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल जलवायु। उसके बाद में अगला लिख सकते हैं राजनीतिक उपद्रव, राजनीतिक उपद्रव। उसके बाद में हम लिख सकते हैं 5 नंबर, राजनीतिक उपद्रव के बाद में लिखा जा सकता है सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, पिछड़ापन। उसके बाद में छठा कारक लिखा जा सकता है सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के बाद में छठा कारक जो लिखा जा सकता है, इसमें महामारियां, महामारियां। इस प्रकार से ये हमारे जो प्रतिकर्ष कारक हैं ये हमें प्रभावित करते हैं कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास करें। बेरोजगारी है, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, प्रतिकूल जलवायु है, राजनीतिक उपद्रव है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, महामारियां हैं। ये कुछ ऐसे कारक हैं जो हमें हमारे निवास स्थान को छोड़ने पे मजबूर करते हैं। अब आगे हम लिखेंगे प्रवास के अपकर्ष कारक, अपकर्ष कारक।
तो प्रवास के अपकर्ष कारक कौन से हो सकते हैं? अपकर्ष कारक वैसे वे कारक होते हैं जो अपनी ओर खींचते हैं। तो अपनी ओर खींचने वाले कारकों में जैसे काम के बेहतर अवसर हो सकते हैं, रहन सहन की अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं, शांति और स्थायित्व हो सकता है, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा हो सकता है, अनुकूल जलवायु हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं या ऐसे कारक हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहीं प्रतिकर्ष कारक जो होते हैं वो लोगों को धकेलने का काम करते हैं, पुश करने का काम करते हैं। तो इसमें आप पहला जो कारक है वो लिखा जा सकता है काम के बेहतर अवसर। काम के बेहतर अवसर, काम के बेहतर अवसर जो है वो लोगों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद में रहन सहन की अच्छी सुविधाएं, रहन सहन की अच्छी सुविधाएं जैसे चिकित्सा हो सकता है, परिवहन हो सकता है। अच्छी सुविधाएं अगर मिलेंगी तो लोग उस स्थान को वरीयता देंगे जहां पे ये सब चीजें उनको मिल रही हैं। उसके बाद में लिखेंगे शांति और स्थायित्व। शांति और स्थायित्व, जहां आपने प्रतिकर्ष कारक के अंदर राजनीतिक उपद्रव पढ़ा था, वो कारक ऐसा कारक था जो लोगों को छोड़ने को मजबूर करता था। लेकिन जहां पे शांति और स्थायित्व है वहां पे लोग रहने को प्राथमिकता देंगे। उसके बाद में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा। उसके बाद में अंतिम जो कारक है वो हम लिख सकते हैं अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु। यह हमारा प्रवास टॉपिक था। प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के कारक कौन कौन से हैं, प्रवास अप्रवास क्या है, उत्प्रवास क्या है। इससे पहले हमने जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में चर्चा की। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ आगे तक पहुंचा दीजिए, और ताकि हमें भी जो है वो हौसला मिले। काफी हद तक आपको प्रयास किए जा रहे हैं कि DSSB, EMRS, NVS, KVS और 12th क्लास के अंदर जिनके भी ज्योग्राफी विषय के रूप में चलता है, लैब असिस्टेंट है, CBSE बोर्ड है, RBSE बोर्ड है, स्टेट जितने भी बोर्ड हैं उनके अंदर ज्योग्राफी एक विषय के रूप में है। तो ये क्लासें जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होने वाली है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।